नमस्कार। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग आते हैं ना, ज्यादातर का फोकस पहले एक ही चीज पर होता है, स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। पर होता क्या है, जल्दी समझ आता है कि अरे कहानी इतनी सीधी है नहीं। मतलब प्रॉफिट या लॉस सिर्फ डायरेक्शन पर नहीं, बल्कि मार्केट कितना बेचैन है, वॉलेटिलिटी, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। यही आकर कई ट्रेडर्स का पूरा खेल बदल जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो आज हम इसी थोड़े उलझे हुए पर बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करेंगे। और गाइड के तौर पर हमारे पास हैं शेल्डन नेटनबर्ग की वो क्लासिक किताब ऑप्शन वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग। सच में कई सीरियस ट्रेडर्स के लिए ये किताब एक तरह से बाइबल मानी जाती है। नेटनबर्ग वो खुद एक काफी अनुभवी ट्रेडर और टीचर रहे हैं, और उनकी किताब का जो निचोड़ है वो ये कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये तो रिस्क मैनेजमेंट का एक सोचा समझा विज्ञान है। एक तरह से उनका नजरिया थोड़ा अलग है, आम सलाह से हटकर। तो आज हमारी कोशिश रहेगी नेटनबर्ग के इसी नजरिए को थोड़ा गहराई से समझने की। वॉलेटिलिटी इतनी जरूरी क्यों है, ऑप्शन की कीमत असल में तय कैसे होती है, और सबसे जरूरी, रिस्क को सिर्फ समझना नहीं, उसे संभालना कैसे है। चलिए इस सोच की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑप्शन की कीमत से। हम सब जानते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कीमत पर असर डालती हैं, जैसे स्टॉक का भाव क्या है, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब। लेकिन नेटनबर्ग इन सब में से एक चीज को बिल्कुल हीरो मानते हैं, वोलेटिलिटी। उनके लिए असली खेल वही है। ऐसा क्यों है? क्या मतलब बाकी चीजें उतनी जरूरी नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाकी फैक्टर्स जरूरी नहीं है, वो है, बिल्कुल है। लेकिन नेटनबर्ग का तर्क ये है कि वॉलेटिलिटी वो फैक्टर है जिसे समझना और जिसका सही अंदाजा लगाना सबसे मुश्किल है। और इसीलिए ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा मौका या फिर सबसे बड़ा खतरा वो वही छिपा होता है। देखिए, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? मार्केट या स्टॉक में उतार चढ़ाव की उम्मीद। अब इसमें दो चीजें हैं। एक होती है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, HV कहते हैं। ये हमें बताती है कि पहले कितना उतार चढ़ाव रहा है। ये देखना आसान है क्योंकि ये तो पिछला डेटा है। लेकिन जो असली खिलाड़ी है वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी IV। ये मार्केट के भविष्य को लेकर उम्मीद है कि आगे कितना उतार चढ़ाव हो सकता है, और ये ऑप्शन की कीमतों में ही झलकती है, छिपी होती है एक तरह से। नेटनबर्ग यही कहते हैं कि एक ट्रेडर का काम सिर्फ ये अंदाजा लगाना नहीं कि स्टॉक किधर जाएगा, बल्कि ये समझना है कि बाजार उस स्टॉक के फ्यूचर के उतार चढ़ाव के बारे में क्या सोच रहा है जो IV में दिख रहा है, और क्या वो सोच सही है। तो ऑप्शन महंगे, IV कम तो ऑप्शन सस्ते। ये तो सुनने में सीधा लगता है, लेकिन नेटनबर्ग का एक फेमस कोट है, ऑप्शन ट्रेडर का काम ये समझना है कि ऑप्शन महंगा है या सस्ता। सुनने में तो आसान है, पर असल में इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ IV हाई या लो है, बस इसी से तय हो जाता है? हाँ, ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। सिर्फ IV का नंबर देखना काफी नहीं होता। नेटनबर्ग इस बात पर जोर देते हैं कि आपको ये आंकना होगा कि मौजूदा IV असल में क्या होनी चाहिए। क्या ये अपनी हिस्टोरिकल रेंज के मुकाबले बहुत ज्यादा है? क्या कोई आने वाला इवेंट है, जैसे रिजल्ट्स या कोई पॉलिसी घोषणा, उसको देखते हुए ये जायज है, या मार्केट का ओवर रिएक्शन है? सस्ता या महंगा सिर्फ मौजूदा लेवल देखकर नहीं, बल्कि उसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में तय होता है। मान लीजिए IV 20% है। सुनने में शायद ये कम लगे, लेकिन अगर उस स्टॉक की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, मतलब पिछले रिकॉर्ड में, सिर्फ 15% रही है और कोई बड़ा इवेंट भी आसपास नहीं है, तो शायद ये 20% IV भी महंगी मानी जा सकती है। नेटनबर्ग का मतलब है, क्या आप वॉलेटिलिटी के लिए सही कीमत चुका रहे हैं या सही कीमत वसूल रहे हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब डायरेक्शन से ज्यादा फोकस इस बात पर कि मार्केट की जो घबराहट का लेवल है वो सही है या नहीं। पर ये वोलेटिलिटी और कीमत, इनसे जुड़े रिस्क को फिर मैनेज कैसे किया जाए? यहीं पर वो थोड़े अजीब से नाम वाले ग्रीक्स आ जाते हैं, है ना? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये सब क्या भला है? और नेटनबर्ग इन्हें इतना जरूरी क्यों मानते हैं? ये सिर्फ मैथ्स की चीजें नहीं है क्या? गणितीय तो हैं, बिल्कुल। लेकिन नेटनबर्ग इन्हें सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं देखते। आप ऐसे सोचिए कि ये आपकी कार का डैशबोर्ड है। डेल्टा बताता है कि स्टीयरिंग कितना घुमाने पर गाड़ी कितनी मुड़ेगी, मतलब कीमत का असर। गामा बताता है कि स्टीयरिंग कितना सेंसिटिव है, डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा। थीटा, वो समझिए फ्यूल गेज है जो लगातार नीचे जा रहा है, यानी समय बीतने का असर।
टाइम डिके और वेगा, ये शायद सबसे अहम इंडिकेटर है नेटनबर्ग के हिसाब से। ये बताता है कि आगे सड़क कितनी ऊबड़ खाबड़ होने की उम्मीद है और उसका आपकी गाड़ी पर क्या असर पड़ेगा, मतलब वॉलेटिलिटी बदलने का असर। रो इंटरेस्ट रेट्स का असर है, जो आमतौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए थोड़ा कम महत्वपूर्ण होता है। नेटनबर्ग का तो सीधा कहना है, सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर वो है जो ग्रीक्स को कंट्रोल करना जानता है। मतलब सिर्फ जानना नहीं बल्कि उन्हें एक्टिवली मैनेज करना। हाँ, क्या आपका डेल्टा एक्सपोजर बहुत ज्यादा तो नहीं, कहीं थीटा आपकी पोजीशन को तेजी से खा तो नहीं रहा, और सबसे जरूरी, क्या आपका वेगा एक्सपोजर, आपकी जो राय है वॉलेटिलिटी पर, उससे मेल खाता है। जैसे अगर आपको लगता है आईवी गिरेगी, तो क्या आपकी पोजीशन नेगेटिव वेगा है? इन पर कंट्रोल रखना ही रिस्क मैनेजमेंट की कुंजी है। कंट्रोल करना सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या ये वाकई मुमकिन है प्रैक्टिकली? मेरा मतलब है, इतने सारे फैक्टर्स एक साथ बदल रहे होते हैं। क्या एक आम ट्रेडर इन सबको साध सकता है हर वक्त? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और शायद सारे ग्रीक्स को हर पल परफेक्टली कंट्रोल करना मुश्किल हो, बिल्कुल, खासकर रिटेल ट्रेडर के लिए। लेकिन नेटनबर्ग का मतलब ये है कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपका मुख्य जोखिम कहाँ है, और उसे मैनेज करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आप शायद हर ग्रीक को जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप चुन सकते हैं कि कौन सा रिस्क आप लेना चाहते हैं और कौन सा नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप वोलेटिलिटी पर दाव लगा रहे हैं, मान लीजिए आपको लगता है आईवी गिरेगी, तो आप चाहेंगे कि आपका वेगा नेगेटिव हो, पर साथ ही आप शायद बड़े डायरेक्शनल मूव से बचना चाहेंगे, तो आप डेल्टा को न्यूट्रल रखने की कोशिश कर सकते हैं। यहीं पर स्ट्रैटेजीज काम आती हैं। हाँ, स्ट्रैटेजीज। नेटनबर्ग की किताब में स्ट्रैटेजीज का भी जिक्र है, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि वो 2 तरह की रणनीतियों पर खास जोर देते हैं। पहली तो है सीधी वोलेटिलिटी ट्रेडिंग, मतलब जब लगे आईवी आसमान छू रही है और अब गिरेगी तो ऑप्शन बेच दो, और जब लगे आईवी बिल्कुल जमीन पर है और अब बढ़ेगी तो ऑप्शन खरीद लो। ये तो सीधा आईवी के महंगे या सस्ते होने पर दाव लगाने जैसा हो गया। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ये महंगा या सस्ता रिलेटिव होता है। इसमें सिर्फ आईवी का लेवल नहीं, बल्कि उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और आगे की उम्मीदें भी शामिल हैं। ये रणनीति उन ट्रेडर्स के लिए है जो वॉलेटिलिटी का विश्लेषण करने में माहिर हैं। इसमें अक्सर ऑप्शन बेचना शामिल होता है, जैसे स्ट्रैंगल्स या स्ट्रैडल्स बेचना जब आईवी बहुत ज्यादा हो, ताकि गिरे हुए प्रीमियम और थीटा डिके से फायदा उठाया जा सके। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि नेकेड ऑप्शन बेचना जोखिम भरा हो सकता है अगर आप गलत निकलें। अच्छा, और दूसरी तरह की रणनीतियां हैं स्प्रेड्स, जैसे वर्टिकल स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, बटरफ्लाई। इनमें तो एक साथ कई ऑप्शंस खरीदे और बेचे जाते हैं ना। इनका क्या मकसद है? क्या ये ज्यादा सेफ होती हैं? हाँ, स्प्रेड्स का मुख्य उद्देश्य ही रिस्क को लिमिट करना है, और ये नेटनबर्ग के दर्शन से बहुत मेल खाता है। एक वर्टिकल स्प्रेड, जैसे मान लीजिए बुल कॉल स्प्रेड, वो आपको डायरेक्शन पर एक लिमिटेड रिस्क वाला दांव लगाने देता है। एक कैलेंडर स्प्रेड आपको टाइम डीके, थीटा और वॉलेटिलिटी, वेगा के बदलाव पर खेलने का मौका देता है, वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ। बटरफ्लाई स्प्रेड एक खास रेंज में कीमत रहने पर या वॉलेटिलिटी गिरने पर फायदा देती है, और इसमें भी आपका रिस्क डिफाइंड होता है, मतलब पहले से पता होता है। तो ये रणनीतियाँ आपको खास तरह के जोखिमों को टारगेट करने या उन्हें कम करने में मदद करती हैं। जैसे अगर आप मानते हैं कि आईवी गिरेगी, लेकिन आप नेकेड ऑप्शन बेचने का वो अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप एक कैलेंडर स्प्रेड या शायद आयरन बटरफ्लाई जैसी रणनीति इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको वॉलेटिलिटी पर अपनी राय जाहिर करने का मौका देती हैं, बिना बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल या बेकाबू रिस्क लिए। ये उस सर्वाइवल वाली मानसिकता के ज़्यादा करीब है जिसके बारे में नेटनबर्ग बात करते हैं। और हेजिंग का भी जिक्र है, वो कैसे फिट होता है इसमें? हेजिंग तो रिस्क मैनेजमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास शेयरों का एक बड़ा पोर्टफोलियो है और आपको डर है कि भाई बाजार तेज़ी से गिर सकता है, तो आप पुट ऑप्शंस खरीद कर अपने पोर्टफोलियो को एक तरह से बीमा, इंश्योर कर सकते हैं। अगर बाजार गिरता है तो आपके शेयरों की कीमत गिरेगी, सही है, लेकिन पुट ऑप्शंस की कीमत बढ़ेगी। इससे आपके नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है।
ये दिखाता है कि ऑप्शंस सिर्फ सट्टेबाजी के लिए नहीं है, बल्कि ये मौजूदा जोखिमों को कम करने के लिए भी बहुत शक्तिशाली टूल है। नैटनबर्ग इसे रिस्क मैनेजमेंट टूल किट का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि नैटनबर्ग का पूरा फोकस मतलब मुनाफे से कहीं ज्यादा रिस्क संभालने पर है। उनका वो कथन फिर से याद आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ मुनाफा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि सर्वाइवल का खेल है। ये थोड़ा सा डराने वाला भी लग सकता है। क्या इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं? देखिए, डराने वाला शायद सही शब्द ना हो, वास्तविक ज्यादा बेहतर है, रियलिस्टिक। नैटनबर्ग का अनुभव उन्हें बताता है कि बाजार किसी को भी बाहर फेंक सकता है, कभी भी, खासकर अगर वो रिस्क को गंभीरता से नहीं लेता। वोलेटिलिटी वो दोधारी तलवार है। ये बड़े मुनाफे का मौका देती है, बिल्कुल, लेकिन ये बड़े नुकसान का कारण भी बन सकती है, और वो भी बहुत तेजी से। सर्वाइवल का मतलब है कि आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप इतने बड़े नुकसान ना उठाएं कि आप खेल से ही बाहर हो जाए। इसका मतलब है सही पोजीशन साइजिंग रखना, स्टॉप लॉस का अनुशासन रखना और ऐसी रणनीतियां चुनना जो आपके रिस्क लेने की क्षमता के अनुकूल हों। लंबे समय की सफलता, जैसा स्रोत में भी कहा गया है, वो अनुशासन और कड़े रिस्क कंट्रोल पर ही टिकी है। टिके रहेंगे तो सीखते रहेंगे और मौके भी मिलते रहेंगे। एक बड़ा झटका आपको सीखने का मौका भी छीन सकता है। ठीक है, तो अगर हम नैटनबर्ग की किताब और उनके विचारों का एक सार निकालने की कोशिश करें, जैसा हमारे स्रोत में भी दिया गया है, तो मुख्य बातें क्या होंगी? वो कौन सी बड़ी सीख हैं जो एक ट्रेडर को यहाँ से लेनी चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बातें हैं जो एकदम उभर कर आते हैं। पहली तो वॉलेटिलिटी ही राजा है। ऑप्शन की कीमत में सबसे बड़ा ड्राइवर और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी या रिस्क वो अक्सर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में ही छुपा होता है। इसे समझना सबसे जरूरी है। दूसरी, आईवी का सही आकलन। सिर्फ आईवी का नंबर देखना नहीं, बल्कि ये समझना कि वो सही है या गलत, मतलब महंगी है या सस्ती, अपने कॉन्टेक्स्ट में। तीसरी, ग्रीक्स आपका नेविगेशन सिस्टम है। इन्हें सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि अपनी पोजीशन के जोखिम को समझने और एक्टिवली मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करना है। वेगा और थीटा पर खास ध्यान देना है। चौथी, रणनीति से जोखिम कंट्रोल करें। सिर्फ डायरेक्शन पर दांव लगाने के बजाय स्प्रेड्स और हेजिंग जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करें जो आपके रिस्क को लिमिट करती हैं और आपकी वॉलेटिलिटी पर जो राय है उससे मेल खाती हैं। और पांचवीं, सर्वाइवल पहले, मुनाफा बाद में। अनुशासन और रिस्क पर कंट्रोल आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लंबे समय तक टिके रहना ही असली जीत है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। ये उस आम सोच से काफी अलग है जहां लोग बस चार्ट देखते हैं या कहीं से टिप मिल गई और ट्रेड कर लिया। नैटनबर्ग का दृष्टिकोण बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक और अनुशासित लगता है। स्रोत इसे गंभीर ट्रेडर्स के लिए मास्टरपीस कहता है, और अब समझ आ रहा है क्यों। बिल्कुल, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं बताता है, बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह बाजार को कैसे समझें और उसमें कैसे टिके रहें, उसका एक खाका पेश करता है। ये उन लोगों के लिए है जो इसे एक गंभीर व्यवसाय की तरह लेना चाहते हैं, ना कि किसी जुए की तरह। और इसी सोच पर आधारित एक सवाल मन में आता है जो सीधे नैटनबर्ग के दर्शन से जुड़ा है। अगर वोलेटिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट इतना ही अहम है, तो क्या ये कहना सही होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता के लिए मार्केट किस दिशा में जाएगा, ये जानने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि मार्केट कितना अनिश्चित या अस्थिर हो सकता है? ये सोचने के लिए एक बहुत बढ़िया बिंदु है। शायद सफलता इन दोनों के संतुलन में ही है। लेकिन नैटनबर्ग निश्चित रूप से हमें ये याद दिलाते हैं कि वॉलेटिलिटी के पहलू को नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अनिश्चितता को समझना और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना, शायद यही असली कला है ऑप्शन ट्रेडिंग की।